बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मंच पर आसीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब, IMCR इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के अगवा, राज्यसभा के पूर्व सांसद अदीब साहब, जिनकी मैं दिल से बहुत इज्जत करता हूं और उनका बुलावा अगर हो जाए तो मैं रोक नहीं पाता अपने आप को, हर इनके प्रोग्राम में मैं शामिल होने की कोशिश करता हूं। हमारे राज्यसभा के सांसद भाई नासिर हुसैन साहब, लोकसभा के सांसद इमरान मसूद साहब, MLC शहनवाज भाई, हमारे इमाम साहब और समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह साहब, AIM के हमारे MLA साहब, और मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। बहुत बहुत आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि रात के इतने वक्त तक आप यहां पे मौजूद हैं। अब ये कानून लाने की जरूरत क्या पड़ी, सबसे पहले तो मैं ये सोचता हूं बार बार। और जब ये संशोधन बिल आया तो मेरे सामने मीडिया वाले सबसे पहले पहुंचे, बोले संजय सिंह जी, आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के लीडर हैं, इसका क्या लेना देना है? वह बिल से भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? और इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता कि देश की पार्लियामेंट में मिनिस्टर कहता है मुसलमानों का भला करने के लिए बिल लेके आया। अदीब साहब, आप गए थे कि मेरा भला कर दो। इमरान मसूद बैठते हैं लोकसभा में, आप गए हिंदुस्तान में एक टिकट मुसलमान को नहीं देते, एक विधायक मुसलमान का नहीं बनाते, एक सांसद मुसलमान का नहीं बनाते, एक मंत्री मुसलमान का नहीं बनाते। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर मंत्री झूठ बोलता है कि ये बिल मुसलमानों का भला करने के लिए आया गया है, ये बिल मुसलमानों का नुकसान करने के लिए, उनकी संपत्तियों पे कब्जा करने के लिए लाया गया है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल तो नहीं कह रहे आप। क्या क्या लिख दिया इस बिल में? मैंने तो पढ़ा, मेरे होश उड़ गए। क्या क्या लिख दिया इस बिल में? संपत्ति उनकी है, संपत्ति उनकी हो, इतना झूठ फैलाते हैं। इसीलिए मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी से भारतीय झूठा पार्टी, झूठ बोलने की मास्टरी है। इतने कॉन्फिडेंस से आप सच नहीं बोल सकते जितने कॉन्फिडेंस से नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल सकते हैं। गए एक सभा में, कहने लगे नाली के गैस से चाय बना। फिर दूसरी सभा में गए, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था, जीवन काल में ही सैकड़ों साल का अंतर था, जब एक थे तो दूसरे नहीं थे दुनिया में। इतने कॉन्फिडेंस गए जिन्हें कहने लगे भारत की आबादी 600 करोड़, बोले हम 600 करोड़ से जीत के आए। कुछ भी बोलते हैं प्रधानमंत्री। ये बिल को पढ़ा आपने? इसमें लिखा है कि अब वही मुसलमान, वह 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, कैसे तय करोगे प्रधानमंत्री जी? क्या मुसलमानों के घर में CCTV कैमरा लगाओगे? 5 वक्त की नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? क्या आप तय करोगे कि वो जुमे की नमाज पढ़ता है तो मुसलमान माना जाएगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो मुसलमान माना जाएगा, या मुसलमान के घर में पैदा हो गया तो मुसलमान माना जाएगा? आप कौन होते हैं? किसने
रहा था मुझसे, कहने लगा शाही इमाम ने इनके लिए फतवा दिया है, शाही इमाम ने इनके लिए फतवा दिया है। मैंने कहा ये भाजपा का बुद्धू है, इसको कुछ नहीं पता, इमाम फतवा देता ही नहीं, मुफ्ती फतवा देता है। गलत तो नहीं कह रहा इमाम। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग आए, उन्होंने समझाया, हम लोगों ने भी कानून को पढ़ा, लड़ने के लिए पढ़ना पड़ता है, जरूरी है पढ़ना। आप भी पढ़िए इस बिल को, जो मौलाना साहब ने कहा, इस बिल को अक्षर सा पढ़िए, रट लीजिए क्या क्या लिखा है इसमें। तो कोई व्यक्ति अगर दान करना चाहता है, वक्फ करना चाहता है, लोगों से आपत्ति मांगी जाती है, जब वो पास हो जाता है तो सर्वे कमिश्नर के जरिए सरकार उसको गजट करती है और कहती है ये वक्फ की संपत्ति है, और तब वो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नासिर भाई, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, गलत करते भी है, हिंदुओं ने भी दान किया। अब आप कहां से लेकर आएंगे उनका रिकॉर्ड? 3 बार सर्वे हुआ, 95 के एक्ट में लिखा गया है हर 10 साल में वक्फ की संपत्तियों का पूरे देश में सर्वे होगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो जब रिकॉर्ड पहले से ही वक्फ बोर्ड के पास है, तो प्रधानमंत्री जी मुझे बताइए दोबारा रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? हिंदू खुश हो, हिंदू के घर में चले, मुसलमान खुश हो, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने तो देखा है, छतरपुर में मुसलमानों के घर में चला, नोएडा में त्यागी जी के घर चला, अयोध्या में हिंदुओं के घर में चला, काशी कॉरिडोर के नाम पे काशी में चला, कई मंदिरों को तोड़ डाला। और इसलिए आज बहुत अच्छी बात कही मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष ने, ये लड़ाई हमें लड़नी तो है, लेकिन ये लड़ाई कानून के दायरे में रह के लड़नी है और सबको एक साथ लेकर लड़नी को बचाने की, भारत के कानून को बचाने की, भारत के आइन को बचाने की। और सबसे अपील कीजिए, और अदीब साहब जिस दिन आदेश दे देंगे, जो सवाल आप कहेंगे मैं कराऊंगा, सिर्फ मंच पे मुसलमान होंगे, बाकी आगे सारे हिंदू और दूसरी बिरादरी के लोग बैठेंगे आपकी लड़ाई में। कोई मत सोचिएगा कि सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई, ये सबकी संपत्ति कब्जा कर लेंगे, मुसलमानों की सबकी जमीन कब्जा करेंगे। अभी तो शुरुआत है, अगर इनको अभी नहीं रोका तो आने वाले दिनों में सभी धर्म के लोगों को चोट पहुंचाई जाएगी, उनके जमीनों पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को हमें बड़ा बनाना है, छोटा नहीं बनाना है। आपने सबसे मुलाकात की है और मुलाकात कीजिए, गुरुद्वारा कमेटी के लोगों से मिलिए, सभी लोगों, उनमें भी बहुत सारे सेक्युलर लोग। और मैं आपको बता दूं, ये जो ऐसे नकली बहस चलाते रहते हैं ये लोग, ये वो मुल्क है जो मोहब्बत की बुनियाद पे आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्षता को मानने वाला देश है, गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, नानक का देश है, अस्फाकुल्लाह का देश है। ये मुल्क मोहब्बत की बुनियाद पे आगे बढ़ेगा। ये वो मुल्क है, इस मुल्क के लोगों का क्या अकीदा है, क्या भरोसा है। आप सोचिए, मस्जिद से अल्लाह का नमाजी नमाज पढ़ के निकलता है, और क्या कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहते हैं अल्लाह के नबी को? कहते हैं रहमतुल्लाह अलैहि, पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों पर रहमत करने वाला नहीं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और हम जिस धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म, जब हम अपनी पूजा खत्म करते हैं तो कहीं आता ही नहीं, तो कानून के दायरे में मिलकर लड़ेंगे, कानून के दायरे में लड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे सारी पावर के पास तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, लेखपाल होते हैं, इतने अधिकारी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। हमने कहा सब के सब ज्यादातर चोर होते हैं। गलत तो नहीं कह रहा। मैंने एक बार बोल दिया, उत्तर प्रदेश में
एक दिन में 9 FIR 9 जिले में मेरे खिलाफ बाबा जी के राज में 23 मुकदमा किया बाबा जी ने मेरे खिलाफ। उनसे बचा रह गया, मुझे पकड़ के बाहर कर देते। मैं उसी पार्लियामेंट में 5-5 दिन एक नासिर भाई जानते हैं, 10-10 दिन में पार्लियामेंट में मैंने रातें गुजारी। 56 बार मैं बेंच में गया। मुझे 11 महीने तक, मैं समझता हूं सबसे लंबी अवधि तक किसी सांसद को अगर सस्पेंड रखा गया तो मुझे रखा गया। 11 महीने तक मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया तिहाड़ के अंदर। क्यों डाल दिया? क्योंकि मोदी जी इतनी दूर थे जितनी दूर कैमरा है। मैंने नारा लगा दिया, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई। कहने में बहुत होता है जेल से। कौन डरता है आपके मुकदमे से? आप 1000 मुकदमा कीजिए, जितनी बार मर्जी हो जेल में डालिए। हक के लिए, अधिकारों के लिए, सच्चाई के लिए लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। पीछे हटने वाला हूं। और क्या कहते हैं लोग? कहते हैं भाई अगर सच्चर कमेटी वक्त में क्या है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, तो मस्जिद में इमाम साहब कहेंगे कि जोहर की नमाज का इतना टिकट लगेगा, ईशा की नमाज का इतना लगेगा। आप पैसा दो, हमें आमदनी करनी है, पैसा चाहिए, पैसा दो। कहां से 12,000 करोड़ रुपए आमदनी हो जाए? बहुत परेशान थे, 12,000 करोड़ की आमदनी हो जाए। हमारे साथी यहां पे मौजूद थे। मैंने कहा ज्यादा मेहनत मत करिए नरेंद्र मोदी जी, नीरव मोदी को पकड़ के लाइए, 20,000 करोड़ उससे वसूलिए, 12,000 करोड़ वो फॉलो को दीजिए, 8,000 करोड़ आपने किए। एक चोर काफी है वह बोर्ड की संपत्तियों का घाटा पूरा करने के लिए। मैंने मान लिया 12,000 करोड़। चलो वैसे तो मैं नहीं मानता कि 12,000 करोड़ कमा सकते हैं वक्फ बोर्ड के लोग, लेकिन अगर मोदी जी कह रहे हैं मैं मान लेता। आज मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा गया, इसको थोड़ा आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया, जो अपने फायदे की चीज है वो सरकार। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया कि देश भर में वक्फ बोर्ड की जमीनें जो मुसलमानों कि दिल्ली के अंदर 316 ऐसी संपत्ति है जिसपे खुद सरकार ने कब्जा कर रखा है। राजस्थान में 60 संपत्ति ऐसी है जिसपे सरकार ने कब्जा कर रखा है। कर्नाटक में संपत्ति है, उड़ीसा में 53 संपत्ति है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है। और अगर संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं तो मेरा कान पकड़ लेना, मैं बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं। सच्चर कमेटी में लिखा हुआ है, भला करना चाहते हैं तो ये सरकारी कब्जा वक्फ की जमीनों से हटवा लो। अजीत साहब इसके लिए तैयार है ना? खाली एक बदलाव के लिए मैं तैयार हूं। ईसाई भी खड़ा होगा और ये मान लेगा कि धर्मनिरपेक्षता में हमारे प्रधानमंत्री का यकीन है। सरकार ने जो वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा की है उसको खाली करा दो। गलत तो नहीं कह रहा भाई? इसके अलावा आज आप लोगों को आए लड़ाई को कैसे लेके जाना है उसके तौर तरीके आप तय करें। जेपीसी 10 साल चली, लेकिन इस बार की जेपीसी ज्यादा नहीं चलेगी। वो बहुत जल्दबाजी में है कि जेपीसी की रिपोर्ट पूरी हो जाए और उसको तुरंत सदन के अंदर लाया जाए। इसमें पार्टी के चंद्रा बाबू, नंबर 1 तेलुगु देशम पार्टी के बाबू, नंबर 2 जेडीयू के नीतीश कुमार, नंबर 3 इन तीनों से अगर हम लोग बातचीत कर लें और ये कहें कि ये बड़ी साजिश है देश के अंदर देश का माहौल खराब करने की, ये बड़ी साजिश है। आज मुसलमानों की जमीनें कब्जा देश से है और उसके पीछे की वजह है कि इन्होंने किसानों की जमीनों को कब्जा करने का काम किया, कब्जा करने की कोशिश की। और ठीक कहा मौलाना साहब ने, जब वो किसानों का आंदोलन चल रहा था, ठीक कहा इसमें किसी के भी ऊपर जुल्म और
जागती हो, आप लोग आगे निकलिए और उनके साथ खड़े होइए। उनकी लड़ाई में आप खड़े होइए, आपकी लड़ाई में वो खड़े होइए। तो इन तीनों लोगों को मनाना पड़ेगा। और मैं अनुरोध करता हूं चंद्रबाबू नायडू जी से, इस सभा के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूं उनसे, मैं प्रार्थना करता हूं, आज वक्त है झंडे को मजबूती से पकड़ने का। नायडू साहब आइए और इस बिल का विरोध कीजिए। नीतीश कुमार जी से भी यही अपील है और चिराग पासवान से भी यही अपील है। और बात मुसलमानों को अर्बन नक्सल कहते नहीं कहते, हमारे सिख भाइयों को खालिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। किसको छोड़ा इन्होंने? हमको उनसे कोई प्रमाण पत्र चाहिए नहीं। हमें यहां पसमानदा की भी बात हुई, 2-3 मिनट आपका और लूंगा बस। पसमानदा की भी बात हुई। मैं ये चाहता हूं किसी को भी अपने से दूर नहीं करना है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, उनको भी साथ में लेके। एक और भ्रम फैलाया जाता है। क्या भ्रम फैलाया जाता है? कहते हैं ट्रिब्यूनल का जो फैसला आ गया होता है, ऐसा नहीं है। 19 ट्रिब्यूनल इस देश के अंदर है और सब पर वही नियम लागू होता है जो वक्फ के ट्रिब्यूनल पे लागू होता है। और सबसे मजेदार बात और अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक ट्रिब्यूनल है NCLT ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्या करता है मालूम आपको? ये माल बनाता है बीजेपी के लिए। कितना माल बनाया पता है? पार्लियामेंट की मेरी स्पीच उठा के उनको बता देना, संजय सिंह हिसाब दे के गए थे। 43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए इसी NCLT ने माफ किया। किसने माफ किया है? NCLT ने 3,53,000 करोड़ रुपए 43 कंपनियों का माफ किया है। अरे 3,53,000 करोड़ नहीं, 53,000 करोड़ ही वक्फ बोर्ड को दे दोगे, पूरी जिंदगी वक्फ बोर्ड अपने आप चल सकता है। चंद लाइनें कहना चाहता हूं कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। ये वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस देश के मुसलमानों की जमीनें कब्जा करके नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त अदानी को देना चाहते हैं। अदानी को नाम पूरा देश नीलाम करना चाहते हैं, चाहे गुरुद्वारे की जमीन हो, मंदिर की जमीन हो। जैसे इन्होंने एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, रेल दे दिया, सेल दे दिया, कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, ऐसे ही मस्जिदों की मज़हब से पूजा करने की, उपासना करने की, इबादत करने की, प्रार्थना करने की पूरी छूट है। हमें अपने धर्म के हिसाब से अपने संपत्तियों की रक्षा करने की पूरी छूट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब। भाई